नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार एवं लवण, तो दोस्तों उसमें हमने अम्ल, क्षार और यहाँ तक देखो दोस्तों जो उदासीन है, उदासीन तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूचक। ठीक है दोस्तों, तो सूचक के बारे में है दोस्तों हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साइंस का पूरा सिलेबस कराऊंगा रीट का। क्योंकि देखो दोस्तों, रीट के सिलेबस के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 6 से लेके जो 10th क्लास की जो बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। और दोस्तों मैंने जो 6 क्लास की जो साइंस है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब जो आपकी जो रनिंग है यानी 7th क्लास की जो साइंस की बुक है वो हमने स्टार्ट कर दी है और उसका जो 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। टॉपिक सूचक। क्या हम सभी पदार्थों को चख कर उनकी प्रकृति के बारे में ज्ञात कर सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि बिना पूछे किसी अनजान पदार्थ को छूना या चखना घातक हो सकता है। पदार्थों को चखे या छुए बिना पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो कोई भी पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन बताई थी मैंने ऊपर कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका हमें पता है वो तो हम चख सकते हैं, क्योंकि हमें उनका पता है कि ये हमारे शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं करने वाले। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं, तो उन पदार्थों को चखना क्या हमारे लिए सही है? तो दोस्तों उनके लिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो उनके लिए उनका परीक्षण करने के लिए कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, उनके लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं दोस्तों सूचक। तो सूचक अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, तथा फिनोप्थेलिन व मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव निर्मित कौन कौन से हैं? फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। और प्राकृतिक कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियाँ यानी पंखुड़ियाँ आदि, ये तो है प्राकृतिक। और फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये है मानव निर्मित सूचक। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। पहले आता है लिटमस। तो लिटमस क्या होता है? अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह विलेन के रूप में तथा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज़ की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नीला लिटमस और लाल लिटमस। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखाए गए हैं आपके, लाल लिटमस है और ये कौन सा है? नीला लिटमस है। ये है आपकी लाइकेन, जो क्या है? शैवाल होती है। इनसे जो लिटमस पत्र हैं ये बनाए जाते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके जो लाल और नीले लिटमस पत्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? शैवाल से। फिर देखो गतिविधि नंबर 6, हल्दी चम्मच। अपना जो लिटमस है वो है, पहले तो लिटमस है, अब नेक्स्ट सूचक है हमारा हल्दी। हल्दी की सहायता से हम जो अम्ल और क्षार हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं। चम्मच में हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में जल मिलाकर पेस्ट बनाइए। फिर मोटी सफ़ेद कागज़ की पट्टी पर इस पेस्ट को फैलाइए। सूखने पर छोटी छोटी पट्टियाँ काट लीजिए। अब तैयार हल्दी पत्र पर कुछ बूंदें चूने के पानी की डालिए। आप क्या देखते हैं? हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है। तो सारणी में दिए गए विलेनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कर निष्कर्ष निकालिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको घर पे करना है दोस्तों। ठीक है, आप करके देखना होता है या नहीं होता है। आंवले का रस है, ठीक है, आंवले का रस है,
हल्दी के लिए बता रहा है दोस्तों, हल्दी इसमें डालेंगे तो क्या होगा, नींबू का रस है उसमें हल्दी डालेंगे तो क्या होगा, चूने का पानी है उसमें हल्दी डालेंगे तो क्या होगा, दही में क्या होगा, दूध या मैग्नीशियम में क्या होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है जो गुड़हल पत्र। ठीक है, गुड़हल है गतिविधि नंबर 7। गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को बीकर में लेकर उसमें कुछ मात्रा में गर्म जल मिलाइए। अब इसे कुछ समय तक रख दीजिए जब तक हल्का गुलाबी न हो जाए। यह गुड़हल के पुष्प का सूचक है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसकी पहचान ये है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक क्या करता है, अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है, गहरा गुलाबी, और क्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है, हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आजकल दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, न कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। ऐसे पूछा जाएगा कि जो गुड़हल का पुष्प है, ठीक है, गुड़हल का जो पुष्प है वे सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो अम्लीय विलयनों का, ठीक है, अम्लीय विलयनों की पहचान कैसे की जाती है, ऑप्शन दे देगा आपको, गहरा गुलाबी रंग होगा या फिर हरा गहरा रंग होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो ऑप्शन है इनके दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अम्ल है, ये गुड़हल के पुष्प का सूचक है, और ये कैसा है, क्षार। तो अम्ल कैसा होगा, गुलाबी, क्षार कैसा होगा, ग्रीन, हरा। फिर है अपना कृत्रिम सूचक यानी मानव निर्मित सूचक। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ऐसे ही दो क्या है, मानव निर्मित सूचक हैं। देखो गतिविधि 8 समझते हैं। 2 परख नली लेकर इन्हें ए तथा बी से चिन्हित कीजिए। अब परख नली ए में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, NaOH, जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, तथा परख नली बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों HCl, ठीक है, जिसे नमक का तेजाब बोलते हैं। परख नली ए में फिनोप्थलीन तथा परख नली बी में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डालिए। परख नली ए का रंग गुलाबी तथा परख नली बी का रंग लाल हो जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात आ गई, परख नली ए का रंग गुलाबी और परख नली बी का रंग कैसा हो जाता है, लाल। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक का कार्य करते हैं। फिनोप्थलीन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व मेथिल ऑरेंज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डालकर रंग परिवर्तन को नोट कीजिए। अब आता है अपना जो टॉपिक है लवण। ठीक है दोस्तों, लवण क्या है, अम्ल और क्षार हमने पढ़ लिए। अब आते हैं आपके लवण। लवण क्या होते हैं, आओ पता लगाएं। गतिविधि नंबर 9। परख नली में कास्टिक सोडा NaOH का जलीय विलयन बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंद फिनोप्थलीन सूचक की मिलाने पर विलयन गुलाबी हो जाता है। अब इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, यानी क्या मिलाते हैं, HCl। हम देखते हैं कि अम्ल की एक निश्चित मात्रा मिलाने पर विलयन का गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है और ऊष्मा निकलती है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों हमने मिलाया था NaOH जो क्या होता है क्षारक, HCl जो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लवण बन गया यहाँ पर। ठीक है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण। कैसे, जो Na है सोडियम है वो अभिक्रिया करेगा Cl से, क्योंकि Na संयोजकता होती है +1। कैसी संयोजकता होती है, +1। तो प्लस वाला जो संयोग करेगा माइनस वाले से, तो Cl की संयोजकता होती है -1। ठीक है, तो +1 वाला संयोग करेगा माइनस से, तो NaCl बन जाएगा।
अब OH है, ये है हाइड्रोक्साइड, इसकी संयोजकता होती है -1 और बच गया आपका H, तो H की संयोजकता होती है प्लस। तो OH और ये H संयोग कर लेगा, तो H तो इसमें हो गए 2, तो बनेगा H2O, जल बन जाएगा और क्या होगी, ऊष्मा निकलती है इसमें से। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण है किसका, लवण का। ठीक है, लवण निर्माण जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि। इनके विलयनों का लिटमस परीक्षण कीजिए, आप पाएंगे कि ये लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अतः ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण के गुण, अब देखो दोस्तों लवण के गुण देखते हैं। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। लवण सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों लवणों के गुण होते हैं ये कि लवण हमेशा ठोस अवस्था में मिलेंगे। लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और लवण के जो जलीय विलयन है वो होते हैं विद्युत के सुचालक। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। इसीलिए नमक का घोल जो विद्युत अपघट्य हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक एवं लवण के उपयोग, इनके उपयोग देख लेते हैं। देखो अम्ल के उपयोग, अम्ल के क्या उपयोग है, पहले आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। देखो इसे प्रायः गंधक का अम्ल भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों में, रंग, कागज़, कपड़ा आदि उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। फिर है नाइट्रिक अम्ल, इसे प्रायः सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। इसका औद्योगिक उपयोग अम्ल राज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में, सोने व चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे तथा अन्य विस्फोट, TNT, डायनामाइट आदि बनाने में होता है। इसके बाद में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसे प्रायः नमक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, नमक का तेज़ाब या नमक का अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है HCl। इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई में, औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में होता है। फिर आता है नेक्स्ट एसिटिक अम्ल। इसे प्रायः सिरका भी कहते हैं। जो आपका सिरका होता है वो यही होता है एसिटिक अम्ल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर अचार बनाने, ठीक है, अचार में सिरका मिलाते हैं, वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल ही होता है। दवा के रूप में औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट या फोटोफिल्म के निर्माण में तथा सफ़ेदा बनाने में होता है। फिर देखो दोस्तों क्षारक के उपयोग, अम्ल हो गए। अब देखो दो क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई तथा औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में होता है। तो दोस्तों जो साबुन होती है अपने कपड़े धोने की, उसमें काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड, नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसे प्रायः बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो भी इसके उपयोग हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल हैं और इनके जो दूसरे नाम है, कास्टिक सोडा है, बिना बुझा चूना है, नमक का तेज़ाब है, सोरे का अम्ल है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका रासायनिक सूत्र है CaO, बिना बुझा चूना। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर घरों की पुताई, ठीक है, जो रंग वो करते हैं ना, रंग करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, घरेलू उपचार तथा औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण, लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर है लवण के उपयोग। पहले आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसे सब जानते हैं क्या होता है, नमक होता है। इसका रासायनिक सूत्र जानते हैं, NaCl होता है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में नमक के रूप में तथा औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में होता है। फिर है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, धोने का सोडा।
इसे प्रायः दावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इनका उपयोग घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई तथा औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में होता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा। ठीक है दोस्तों, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर केवल है H का। ठीक है, ये है NaCO3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा Na2CO3। ठीक है, यहाँ पर NaHCO3, ये 2 भी ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की जगह H आ जाएगा। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में तथा औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में व पाचक पदार्थों के निर्माण में होता है। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसमें है फर्स्ट अम्लता, एसिडिटी का उपचार। तो हमारे आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। इसे अम्लता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल पदार्थ का उपयोग में लेते हैं। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो, ये जो टॉपिक है अम्लता वाला, यहाँ से जो पीछे वाली रीड हुई थी उसके अंदर यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? कि अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर ऑप्शन थे दूध या मैग्नीशियम। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख लो, अब आपके सामने है ये सभी कि देखो दोस्तों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दोस्तों जब मैंने 6वीं क्लास का जो चैप्टर पढ़ाया था कोशिका वाला, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है, अंगुली नुमा संरचना होती है, तो वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन सीधा पूछा गया था और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन सीधा पूछा गया था। तो ये मतलब क्या हुआ कि जो रीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं जो 6th क्लास से लेके जो 10th क्लास की बुक्स हैं उन्हीं में से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है नेक्स्ट मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का खेतों में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। मृदा का अत्यधिक अम्लीय या क्षारकीय होना भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। अतः मृदा के अम्लीय होने पर उसे भुजा चूना क्षारकीय या बिना भुजा चूना क्षारकीय मिलाते हैं, जिससे मृदा की अम्लता कम हो जाती है। यदि मृदा क्षारकीय है तो उसमें जैव पदार्थ खाद के रूप में मिलाए जाते हैं, जो कि मृदा की क्षारकता को कम कर देते हैं। ठीक है, तो क्षारकता को कम करने के लिए जो खाद मिलाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो खाद मिलाते हैं तो उसकी क्या होती है? क्षारकता कम हो जाती है। इस तरह से मृदा का उपचार किया जाता है। फिर है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियों, जलीय पौधों, जलीय जीवों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः इस अपशिष्ट में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर जलाशयों में विसर्जित करना चाहिए, जिससे कि जलाशयों के जीव जंतुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपने क्या सीखा इनको देख लेते हैं एक बारी। देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दोस्तों मैंने इसका कल वो ट्रिक बताई थी, नील अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अम्लों की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है।
फिर अम्ल और क्षारक निश्चित मात्रा और आयतन में परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं और ऊष्मा निकलती है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लवण ठोस अवस्था में होते हैं, वह उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। सूचक की सहायता से पदार्थों के अम्लीय, क्षारकीय व उदासीन प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक हैं तथा फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक हैं। देखो इनके जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं साथ में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सोच के बताइए, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है, सोच समझ के पढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टार्ट्रिक अम्ल। निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारक है, तो क्षारक दोस्तों कौन सा होगा? नमक, नमक का अम्ल, दावन सोडा और मैलिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्षारक होता है वो होता है दावन सोडा। क्या होता है? दावन सोडा। क्योंकि क्षार कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। और चिकने को क्या होती है? चिकनी होती है अपनी साबुन, और साबुन के अंदर ये चीज़ होती है। दावन सोडा या साबुन एक ही बात है। जिंक जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है, तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया कि जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। सोरे का अम्ल है, तो सोरे का अम्ल है वो क्या होगा दोस्तों? HNO3। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।